नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 11th क्लास हिंदी अनिवार्य की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी अनिवार्य की किताब आरोह के गद्य खंड का पाठ 3 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है अप्पू के साथ 2.5 साल। बच्चों, इस कहानी के लेखक का नाम है, इस कहानी के जो लेखक है वो सत्यजीत रॉय हैं और इन्होंने स्वयं ये इस संस्मरण के रूप में इस पाठ को लिखा है। और आज मैं आपको ये पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले मैं इनका जीवन परिचय बताऊंगी। इनका जन्म 1921 में कलकत्ता में हुआ था, पश्चिम बंगाल के। और इनकी मृत्यु 1992 ईस्वी कलकत्ता में हुई थी। इनके पिता का नाम सुकुमार रॉय था, इनकी माता का नाम सुप्रभा देवी था और इनकी पत्नी का नाम विजय रॉय था। बच्चों, ये फिल्म निर्देशक भी थे, लेखक भी थे और चित्रकार भी थे। इन्होंने कई कई बंगाली भाषा में कई इन्होंने पिक्चरें बनाई हैं। इनकी कई रचनाएं भी हैं, जैसे इनकी मुख्य फिल्में हैं अपराजिता, अप्पू का संसार, जल साधर, देवी चारुलता, महानगर, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति। इनकी प्रमुख फिल्में हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा और बादशाही अंगूठी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बच्चों, सुजॉय रॉय ने सुजॉय रॉय ने भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में अगली कतार में आते हैं। और फिल्म इन्होंने इन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच में एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया है। और इनकी जो फिल्में हैं ज़्यादातर साहित्यिक कृतियों पर ही आधारित हैं। तो आइए बच्चों, आज मैं आपको इनका ये पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, अप्पू के साथ 2.5 साल। तो अप्पू के साथ 2.5 साल ये फिल्म निर्माता सत्यजीत रॉय द्वारा रचित पांचाली फिल्मों के अनुभव से संबंधित एक संस्मरण है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले हम इस पाठ में पढ़ेंगे बच्चों कि अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पंचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है। इसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत ही बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इसे इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंधियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया है। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबुझ पहेली होती है। बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाएं घिरी हुई होती है। फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार का जन्म होता है। एक फिल्मकार एक नया जन्म जन्म लेता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। तो आइए बच्चों, अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम कम से कम 2.5 साल तक, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 2.5 साल तक चला था। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज तो शूटिंग नहीं होती थी। लेखक सत्यजीत रॉय बताते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग हर रोज तो नहीं होती थी। लेखक बताते हैं कि एक विज्ञापन कंपनी में वो नौकरी करते थे उस समय, जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी। नौकरी के काम से जब उन्हें फुर्सत मिलती थी तो वो शूटिंग करते थे। और शूटिंग करने के लिए भी उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता था, पैसा खत्म हो जाते थे तो शूटिंग रोकनी पड़ती थी। जब पैसे उनके हाथ में आते थे तो शूटिंग शुरू करते थे। इस प्रकार से शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल नहीं रहा था। अब लेखक बता रहे हैं कि जब फिल्म की शूटिंग शुरू करने जा रहे थे तो उस समय उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि कलाकारों को इकट्ठा करना था। और विशेषकर जो इसमें अप्पू नाम के बच्चे की भूमिका निभानी थी, उसमें 7 साल का बच्चा चाहिए था। तो इस तरह से उन्हें वो लड़का नहीं मिल रहा था, 7 साल की उम्र का बच्चा। तो उन्होंने अखबार में एक विज्ञापन दिया, जिस जिसके अनुसार एक उन्होंने अखबार में विज्ञापन दिया। तो एक बिल्डिंग में उन्होंने कमरा भाड़े पर ले लिया। वहाँ पर आए दिन इंटरव्यू होते थे बच्चों के, कि अप्पू की भूमिका निभाने के लिए बच्चों को बुलाया जा रहा था इंटरव्यू में, तो बच्चे आ रहे थे। तो एक दिन एक आदमी अपने बच्चे को लेकर आया, उसके बाल कटे हुए थे, उसके गर्दन पर पाउडर भी लगा हुआ था। तो लेखक ने उसको देखा तो उन्हें थोड़ी शंका हुई। उन्होंने सोचा कि ये लड़का है या लड़की। तो उन्होंने उसके पिता से पूछा कि
आप इसके बाल अभी-अभी कटवा कर लाए, तो उसका सच पकड़ा गया, वो झूठ सामने आ गया और उसने कहा कि ये मेरी बेटी है और मैं इसे अप्पू की भूमिका मिल जाए, इस सोच से, इसी आशा से इसे यहाँ लेकर आया हूँ और इसके बाल मैंने अभी कटवाए हैं। अब लेखक बता रहा है कि विज्ञापन देकर भी उन्हें अप्पू की भूमिका निभाने वाला लड़का नहीं मिला, उसी उस उम्र का वो लड़का नहीं मिला। तो एक दिन उनकी पत्नी ने छत पर से देखा कि उनके पास वाले मकान की छत पर एक लड़का है, तो उसे उन्होंने देखा तो उनको लगा कि हो सकता है ये अप्पू नाम की भूमिका निभाने के लिए लड़का काफ़ी रहेगा हमारे लिए। तो उन्होंने अपने पति मतलब जो सत्यजीत रॉय थे, उनकी पत्नी ने उनसे जाकर कहा कि पास में एक छत पर बच्चा है, उसे यहाँ बुला दीजिए, सुबीर बनर्जी ही है, उस बच्चे का नाम है सुबीर बनर्जी, और हो सकता है पाथिर पंचाली फ़िल्म के लिए ये लड़का सही रहेगा। तो आखिर में उस बच्चे से उन्होंने मुलाकात की, उस बच्चे से वो मिले और वही बच्चा उनकी फ़िल्म में अप्पू नाम की भूमिका निभाने के लिए तैयार हो गया और वो बच्चा सही भी था। अप्पू और दुर्गा, अब उसमें एक दुर्गा नाम की लड़की की भूमिका भी निभानी थी, तो वो लड़की भी उन्हें मिल गई थी। तो अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फ़िल्म में वो दिखाई देगा। लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र के बच्चे जितने बढ़ते हैं, उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। अब लेखक ये बता रहे, सत्यजीत रॉय बताते हैं कि मुझे अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे तो मिल गए थे, लेकिन मुझे इस बात का डर था कि मैं जिन बच्चों को ले रहा हूँ, पता नहीं फ़िल्म कितने समय तक चलेगी, कितनी लंबी शूटिंग चलेगी, और मैं इन बच्चों को ले रहा हूँ, ज़्यादा लंबी शूटिंग चलेगी तो बच्चा बड़ा भी हो जाएगा, मुझे 7 साल का बच्चा दिखाना है। लेकिन उनकी खुशकिस्मती ये थी कि वो बच्चे इतने बड़े दिखे नहीं, कि वो मतलब बच्चे वो 2.5 साल तक फ़िल्म की शूटिंग चली तो भी वो बच्चे 7 साल की उम्र के ही लग रहे थे। अब लेखक बता रहा है कि फ़िल्म में एक इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली एक लेडी थी, एक महिला थी, जो 80 साल की थी। उसका नाम था चुन्नी बाला देवी। तो वो भी 2.5 साल तक इस फ़िल्म में काम करने लगी, कर सकी, क्योंकि उन्हें ये डर था कि 80 साल की बूढ़ी औरत है, ज़्यादा उम्र में है, कहीं वो चल बसी, कहीं कुछ हो गया। लेकिन वो भी उनकी खुशकिस्मती से उनकी पूरी फ़िल्म में उनका साथ निभाती रही। शूटिंग की शुरुआत में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब लेखक बता रहा है कि जब शूटिंग की शुरुआत हुई तो उस समय हमसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील एक पालसिट गाँव नामक गाँव में गए। वहाँ पर रेल लाइन के पास में काश फूलों से भरा हुआ एक मैदान था। वहाँ पर ये पालसिट नाम के गाँव में गए, कलकत्ता से 70 मील की दूरी पर है, और वहाँ पर रेल लाइन के पास में काश फूलों से भरा हुआ एक मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेल देखते हैं। अब इसमें ये शूटिंग दिखानी थी कि अप्पू और दुर्गा पहली बार रेल देख रहे हैं, रेलगाड़ी देख रहे हैं, और इस सीन की शूटिंग में ये इनको शूटिंग में ये बताना था कि अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देख रहे हैं, और ये सीन बहुत ही बड़ा था, और ये सीन बहुत बड़ा था। एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था, लेखक लेखक बता रहा है। कम से कम 2 दिन लग सकते थे इस फ़िल्म की शूटिंग को पूरा इस दृश्य को शूटिंग करते समय, कि रेलगाड़ी को अप्पू और दुर्गा देख रहे हैं, वो पहली बार देख रहे हैं, तो उनको इस शूटिंग को करने के लिए कम से कम 2 दिन चाहिए थे। अब लेखक बता रहे हैं कि पहले दिन जगदात्री पूजा का त्योहार था। दुर्गा के पीछे-पीछे दौड़ते हुए अप्पू काश फूलों के वन में पहुँचता है। अब लेखक ये बता रहे हैं कि हमने शूटिंग शुरू की, तो पहले दिन जगदात्री पूजा का त्योहार था और उस दिन अप्पू उसके पीछे-पीछे दौड़ता हुआ काश फूलों के वन में पहुँचता है। ये उन्होंने शूटिंग पूरी की। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित कर लिया। अब उनके आधा भाग तो जो सीन उनको दर्शाना था, जो इनको चित्र दर्शाना था, वो उनका आधा भाग हो चुका था। अब निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता, अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बुराए हुए थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुँचे। अब लेखक बता रहे हैं कि हमने आधा तो शूटिंग कर लिया था। अब हम निर्देशक, छायाकार, हमारे साथ जितने भी छोटे-मोटे अभिनेता, अभिनेत्री थे, हम सब वहाँ पर नए थे। हमारे लिए वो सारा गाँव भी नया था, वहाँ का दृश्य भी नया था, तो हम सब बोराए हुए थे। हमें वहाँ के बारे में कुछ पता नहीं था, लेखक बता रहे हैं। 7 दिन बाद शूटिंग करने के लिए वापस हम उसी जगह पर पहुँचे, तो हम उस जगह को पहचान नहीं पाए, क्योंकि जिस जगह पर काश के फूल थे, उन काश के फूलों को तो जानवर खा चुके थे। पूरा मैदान साफ हो चुका था, मैदान में कहीं काश के फूल नहीं थे। तो अब आधे सीन की शूटिंग करना बाकी रह गई थी। अब आधा सीन तो पहले हो गया था, अब आधा सीन बाद में करना। अब इसकी कंटिन्यूटी कैसे बिठा पाते हैं, क्योंकि आधा सीन पहले हो चुका था, आधा सीन बाद में करना, और बाद में करें तो वहाँ पर काश के फूल भी नहीं थे। तो इस प्रकार से लेखक ने उस सीन के बाकी अंश को की शूटिंग को हमने अगले साल पर, लेखक बता रहे हैं कि हमने इस सीन के अगले अगले सीन को शूट करने के लिए, हमने शूटिंग करने के लिए
अगले साल पर हमने छोड़ लिया। जब वापस शरद ऋतु आई, तब हम वापस वहाँ गए, उसी मैदान में, और वो मैदान काश के फूलों से भर गया था। और उस समय रेलगाड़ी के भी शॉट लिए थे हमने। तो लेखक बता रहा है कि उस समय रेलगाड़ी के भी शॉट लिए थे, और रेलगाड़ी कब-कब, किस-किस समय से आती है और एक ही दिशा से वो रेलगाड़ी आनी चाहिए, वो ही सीन हमें दर्शाना था। तो हमने वो सारी टाइम भी नोट कर लिया था। लेखक बता रहा है कि हमने वो सारा समय भी नोट कर लिया था कि इस समय से, इस रूट से, उसी दिशा से वो ट्रेन आ रही, उसी दिशा से वो ट्रेन आ रही। तो उन्होंने वो सब कर लिया था। उसके बाद लेखक बता रहा है कि हमने जो उस स्टेशन पर, हमारे लेखक ये बता रहा है कि हर ट्रेन एक दिशा से आने वाली हो, ठीक है, और जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ी आने वाली थी, उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। अब लेखक बता रहे हैं कि जिस स्टेशन से वो ट्रेन आ रही थी, तो निकलते समय वहां पर हमारी टीम के जो अनिल बाबू थे, वो वहां पर इंजन ड्राइवर की कैबिन में चढ़ते थे। और जब हम हमारा जहाँ पर सीन शूटिंग हो रहा था, शूट हो रहा था, वहां पर आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था, क्योंकि कोयला नहीं डालेंगे बॉयलर में तो काला धुआं नहीं निकलेगा, और काला धुआं नहीं निकलेगा तो सफेद काश फूलों की जो पृष्ठभूमि थी, अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अंकित होगा। तो अब लेखक बता रहे हैं कि जब शूटिंग हमने शुरू की, तो उस समय काला धुआं उसमें से निकल रहा था, काश फूल के मैदान थे, और काश फूल के मैदानों पर वो काला धुआं भी हमें दिखाना था। तो जैसे ही वो रेलगाड़ी हमारे वहाँ शूटिंग वाले स्थल पर पहुंचती थी, तो वहां पर बॉयलर में कोयला डाला जाता था। तो अनिल बाबू ड्राइवर के कैबिन में चढ़ जाते थे और वो कोयला डालते थे। पांचाली फिल्म में जब ये सीन दिखाई देता है, तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग-अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित नहीं कर पाते। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग-अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। अब लेखक ही बता रहे हैं कि इस प्रकार से अब तो डीजल और पेट्रोल चलते हैं, तो वैसा सीन तो आज जो होता है, वैसा सीन तो वो दर्शा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने कई समस्याओं का सामना किया। इस प्रकार से उन्होंने वो सीन भी दर्शा दिया। अब लेखक बता रहे हैं कि उदाहरण बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से ये फ़िल्म की शूटिंग की। ये फ़िल्म जो है एक उपन्यास के आधार पर बनी थी। अपू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। अब इस फ़िल्म में ये जो उपन्यास लिखा गया था, इस उपन्यास में अपू और दुर्गा के साथ एक पालतू कुत्ता था जिसका नाम भूलो था। गाँव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया। अब लेखक बता रहे हैं कि हमने गाँव से एक कुत्ता प्राप्त किया, हमसे ठीक बर्ताव भी करता था। वो अच्छा भी था, हम जैसा कहते थे वैसा वो कुत्ता हमसे वैसा वो हमें समझने भी लगा था और वैसा बर्ताव भी करता था। अब लेखक बता रहा है कि इस फ़िल्म में अप्पू की जो माँ की भूमिका निभाने वाली महिला थी, उसका नाम सर्वजया था। तो वो अप्पू को भात खिलाती है, कुत अप्पू को भात खिला रही है, और भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आकर खड़ा है और अप्पू को भात खाते हुए देख रहा है। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान है, छोटी तीर है और धनुष बनी हुई है। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं, माँ की ओर वो पीठ करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान से खेलने के लिए उतावला बना हुआ है। तीर छोड़ता है, तो वो तीर को लेने के लिए दौड़ता है। तो तीर लेने के लिए दौड़ता है, तो अप्पू की माँ भी एक हाथ में थाली और एक हाथ में उसका बच्चे के पीछे उसको खाना खिलाने के लिए उसका हाथ में जो कौर होता है, वो हाथ में ही रहता है। इस प्रकार से वो दौड़ती है। तो इस फ़िल्म में इनको ये दर्शाना था कि वो माँ जो है, उस थाली में से जो बचा हुआ कुत्ता है, वो जो भोजन है, जो चावल है, भात है, वो अप्पू नहीं खाता है, तो वो गमले में डाल देती हैं। ठीक है ना? तो ये सीन इनको दर्शाना था। लेकिन वो सीन वो नहीं दर्शा पाए, क्योंकि रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। इस प्रकार से वो सीन नहीं दर्शा पाए। अब माँ जब थाली लेके आती है, तो कुत्ता उसको खड़ा होकर देखता है, ध्यान से देखता है। लेकिन सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली, वो उसकी ओर है। कुत्ता ये सब सोच रहा है कि सब मुझे मिलेगा। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात गमले में डाल देती है। अब लेखक ये बता रहा है कि हमें ये दिखाना था कि वो गमले में डाल देती, लेकिन रात हो गई थी और सूरज की रोशनी भी खत्म हो गई थी, तो हम ये सीन नहीं दर्शा पाए। लेकिन कुछ महीने बीत गए और उस समय ये सीन हो गया। उस समय पैसों की भी कमी आ गई थी, तो पैसों की कमी के कारण वो आगे का सीन नहीं कर पाए। 6 महीने बीत गए। 6 महीने बीते, तो उन्होंने देखा कि वापस वो सीन दर्शाने के लिए गए, वापस वही सब कुछ किया, लेकिन भूलो नाम का जो कुत्ता था, जो कुत्ता उन्हें मिला था, वो कुत्ता मर चुका था। अब उन्हें वैसा ही कुत्ता वापस लेना था। अब 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर हम फिर बोडाल गाँव में इस फ़िल्म की शूटिंग हो रही थी। तो बोडाल गाँव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए, लेकिन वहाँ जाने पर पता चला कि भूलो नाम का जो कुत्ता था, वो इस दुनिया में नहीं है। अब लेखक बोल रहे हैं कि अब हम क्या करें? तो हमें वहाँ से खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला ही एक कुत्ता गाँव में है। अब उसे लाया गया पकड़ के।
सचमुच ये कुत्ता बिल्कुल भूलो जैसा ही दिखता था। भूलो से बिल्कुल मिलता-जुलता था, उसका रंग रंग भी भूले भूलो जैसा ही बादामी था, उसकी दुम का जो छोर था वो भी भूलो की दुम की छोर जैसा ही सफ़ेद था। आखिर में ये फैसला हुआ कि भात उसने खाया। अब लेखक ये बता रहा है कि आखिर में हमने ये देखा कि जो फेंका हुआ भात था उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। अब लेखक बता रहा है कि वैसे ही अप्पू की माँ थाली लेकर दौड़ रही उसके पीछे, अप्पू खाना नहीं खा रहा है, तो अप्पू की माँ ने जो खाना था वो गमले में डाल दिया और बुल्लो नाम के कुत्ते ने वो खाना खाया। फ़िल्म देखते समय ये बात किसी के भी ध्यान में, अब लेखक ये बता रहा है कि जब फ़िल्म देखी गई तो ये बात किसी के भी ध्यान में नहीं आई कि एक ही सीन में हमने बुल्लो की 2 भूमिका में अलग-अलग कुत्तों को लिया है। अब सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, लेखक ये भी बता रहे हैं कि आदमी के संदर्भ में ही ऐसी ही समस्या है। पथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना भी पड़ा था बहुत बार। श्रीनिवास नाम का एक घूमता हुआ मिठाई वाला उसमें बताया गया है, जिसके पीछे मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा वो मिठाई बेचने वाला था श्रीनिवास नाम का आदमी। तो मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं होते तो वो उसके पीछे दौड़ते थे। तो वो मुखर्जी आदमी एक अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे-पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते थे, क्योंकि मुखर्जी जो था वो अमीर आदमी था और वो ज़रूर मिठाई खरीदता था। इस आशा से ही अप्पू और दुर्गा भी उसके पीछे-पीछे दौड़ते थे। तो इस दृश्य का कुछ अंश तो चित्रित हो गया था, उसके बाद में कुछ महीनों के लिए उन्होंने शूटिंग छोड़ दी थी। अब पैसे हाथ में, अब पैसे खत्म हो गए थे। जैसे ही लेखक के पास में पैसे आए तो उन्होंने फिर से शूटिंग करने के लिए तैयारी की। जब शूटिंग करने के लिए तैयारी की, तब खबर मिली कि श्रीनिवास नाम का जो मिठाई बेचने वाला युवक जो शूटिंग के लिए आया था, वो अब उसका देहांत हो गया, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब बोले अब पता करना था उन्हें कि श्रीनिवास जैसा ही मिलता-जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा। अब उन्होंने बहुत कोशिश की तो आखिर में उन्होंने श्रीनिवास की भूमिका निभाने के लिए एक सज्जन उन्हें मिल तो गया, लेकिन उसका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता-जुलता नहीं था। लेकिन शरीर से वे बिल्कुल श्रीनिवास जैसे ही थे। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया, लेखक बता रहा है। तो उसके बाद हमने बाकी फ़िल्म का चित्रित अंश जो अंश था वो चित्रित किया। फ़िल्म में दिखाई देता है कि जो पहले तो श्रीनिवास बाहर से आते हुए सामने से दिखाई देते हैं, लेकिन जो फ़िल्म में श्रीनिवास का दूसरा जो सीन था, वो मिठाई बेचते हुए आ रहे हैं, तो वो मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाते हुए दिखाई दिया, उसकी पीठ दिखाई दी। पहले तो जो मुखर्जी का श्रीनिवास का जो चित्र है, वो आगे से था, लेकिन बाद में उसका चित्र पीछे से दिखाई दिया। लेकिन लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। श्रीनिवास के मामले में ये बात किसी के भी ध्यान में नहीं आई, ऐसा मैंने नहीं सुना। अब लेखक ही बता रहा है कि श्रीनिवास का पहले आगे से सीन दिखाया, फिर बाद में पीछे से दिखाया। तो लेखक कह रहा है कि फ़िल्म जब रिलीज़ हुई, तो उसके बाद में किसी के मुँह से ये सुनने में नहीं आया कि फ़िल्म में श्रीनिवास के 2 सीन थे या पहले आगे से दिखाया बाद में, क्योंकि लोग उसको एक ही श्रीनिवास समझ रहे थे। दूसरी बार जो श्रीनिवास था उसको पहले वाला ही समझ रहे थे। इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक़्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे और वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकुर के पार मिठाई मिठाई वाला खड़ा है और इस पार हमने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की और ललचाई नज़र से देख रहे हैं। क्यों? मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले के सवाल का भी ना में जवाब देते हैं। अब लेखक ये बता रहे हैं कि इसी जो श्रीनिवास का जो शूटिंग था, ये शूट करना था हमें चित्र, तो इस समय हमें एक बहुत बड़ी कठिनाई का भी सामना करना पड़ा। उस समय था ये कठिनाई थी भूलो नाम के कुत्ते की वजह से, क्योंकि पहला वाला कुत्ता मर चुका था, बाद में दूसरा कुत्ता, तो वो इतनी बात उनकी मानता नहीं था। तो अप्पू और दुर्गा वहाँ खड़े थे ललचाई हुई नज़रों से, तो वो मिठाई वाला उनसे कहता है, "क्यों मिठाई खरीदोगे?" तो वो ना में जवाब देते हैं दोनों, अप्पू और दुर्गा। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। अप्पू दुर्गा से कहती है कि, "चल, हम भी जाएँगे।" भाई-बहन दौड़ने लगते हैं। उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था। अब लेखक ये बता रहा है कि हमें सीन ऐसा लेना था कि जब अप्पू और दुर्गा मिठाई वाले के पीछे दौड़ते हैं, तो पीछे कुत्ता भी दौड़ना चाहिए, क्योंकि वो पालतू कुत्ता है, तो वो उनके पीछे-पीछे दौड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस मुश्किल मुश्किल ये थी कि कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था। अब लेखक ये बता रहा है कि कुत्ता जो था वो सीखा-सिखाया नहीं था। तो अब हमें उसे दुर्गा और अप्पू के पीछे दौड़ाना था। तो हमने क्या किया, जब अप्पू और दुर्गा भागने लगते तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भगाने के लिए कहना। हमने जो कुत्ते का मालिक था, जो उस कुत्ते को लेके आया था, तो हमने उस कुत्ते के मालिक से कहा कि जब तुम अप्पू और दुर्गा मिठाई की वाले के पीछे दौड़ते तो तुम उस कुत्ते को भी दौड़ाना। लेकिन वो कुत्ता उसके पीछे नहीं दौड़ा। आगे का मालिक जैसा कह रहा था कुत्ते का मालिक, वैसा वो कुत्ता कर नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि बार-बार वो फ़िल्म चल रही थी, फ़िल्म का समय भी ज़ाया हो रहा था, कीमती फ़िल्म थी,
पैसों की कमी भी थी, तो बार-बार लेखक कह रहा है कि मुझे चिल्लाना भी पड़ रहा था, कट, कट इस तरह से सीन को कट भी करना था और धीरज रखने के अलावा उनके पास कोई उपाय भी नहीं था कि अब हमें थोड़ी शांति रखनी पड़ेगी। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो वही उनका पालतू कुत्ता लग सकता है। अब कुत्ता यदि बच्चों के पीछे नहीं दौड़ा तो वो बच्चों का पालतू कुत्ता नहीं लगेगा, और दौड़ता है तो वो लगेगा कि वो कुत्ता पालतू कुत्ता है। तो लेखक कह रहा है कि आखिर मैंने दुर्गा से, तो लेखक ने क्या किया, आखिर जो दुर्गा नाम की लड़की थी उसके हाथ में मिठाई छिपाने के लिए कहा और कुत्ते को दिखाते हुए उसे दौड़ना था। एक बार उसने कुत्ते को दिखा दी तो कुत्ता उसके पीछे दौड़ेगा। तो इस तरह से वो सीन उन्होंने शूटिंग किया और इस प्रकार से उनकी इच्छा अनुसार शॉट उन्हें मिल जाता है। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य भी उन्हें चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। बारिश के दिन आए और चले भी गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। लेखक कह रहा है बारिश के दिन आ भी गए, मौसम भी चला गया, इस कारण शूटिंग भी बंद हो गई थी। आखिर जब पैसे हाथ में आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था। अब लेखक कह रहा है शरद ऋतु में निरभ्र आकाश के दिनों में भी शायद बारिश होगी। अब लेखक को ये आशा थी कि शरद ऋतु आ गई है और हो सकता है बारिश हो। उन्हें ये आशा थी। इस आशा से मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज देहात में जाकर बैठा रहता था। अब लेखक बता रहा है कि खुले मैदान में जाकर हमेशा मैं अप्पू, दुर्गा और तकनीशियन, कैमरामैन आदि को लेकर वहां जाता था कि इस आशा में कि एक ना एक दिन तो बारिश होगी। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बारिश होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता था। मैं इच्छा करता था वह बादल बहुत बड़ा हो जाए, बरसने लगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर एक दिन ऐसा हुआ कि शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छाए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आती है और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया और वो भाई से चिपक कर बैठ जाती हैं। और जब वो भाई से चिपक कर बैठती हैं तो लेखक बता रहा है कि बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो भाई से चिपक कर बैठती है तो वो कहती हैं, दुर्गा कहने लगती, नैबुर पाता कर्म चा हे वृष्टि जा रे घरे जा रे। बच्चों, इस लाइन का अर्थ है कि नींबू के जो पत्ते हैं वो खट्टे हो गए हैं, इसलिए हे बादल अब तुम घर चले जाओ। तो इस तरह से वो दुर्गा कहने लगती हैं। बरसात हो जाती है, बरसात की वजह से ठंड बढ़ जाती है और अप्पू का बदन उस फिल्म की शूटिंग में उस समय जो बारिश की शूटिंग की जा रही थी उस समय उसका बदन खुला बताना था। उसका बदन खुला था और प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर लेखक ने देखा तो पता चला कि ठंड के कारण वो कांप रहा है अप्पू। तो शूटिंग पूरी होते ही अप्पू को और दुर्गा को थोड़ी सी ब्रांडी दूध में थोड़ी सी ब्रांडी मिला दी गई और फिर उन दोनों को पिलाए गए, जिससे उनकी जो ठंड थी वो कम हो गई। जिन्होंने पाथर पंचाली फिल्म देखी है वे जानते ही हैं कि शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ था। अब लेखक बता रहा है कि ये जो शॉट था, ये जो शूटिंग थी, ये जो चित्रित शूट किया गया था बहुत ही अच्छा हुआ था। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल ग्राम हमें अधिक उपयुक्त लगा। अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास में हमें मिल गई। अब उस गांव में बिजली आ गई, पक्के घर, पक्के रास्ते बने हैं, उस जमाने में वे नहीं थे। अब लेखक बता रहा है कि ये जो चीजें जो थी, अप्पू का घर, अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, ये सब हमें उस समय बोडाल गांव में मिल गए थे और आसपास में भी मिल गए थे। और उस समय तो ये सारी चीजें नहीं, ये उस समय तो ये सब मिल गए थे, लेकिन अब वहां पर आज के समय में वहां पर पक्के घर, पक्के रास्ते, सब कुछ बन गया है, बिजली भी आ गई, लेकिन ये सारी चीजें उस समय नहीं थी। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा था, इसलिए वहां के लोगों से हमारा परिचय भी हो गया। अब लेखक बता रहा है कि बहुत बार हम उस बोडाल गांव में गए, वहां रहना भी पड़ा, तो वहां के लोग भी हमें जानने लगे थे। अब लेखक बता रहा है कि उन लोगों में एक बहुत वहां उस गांव में एक बहुत ही अद्भुत सज्जन व्यक्ति थे, एक अद्भुत आदमी था, बहुत ही विचित्र था वो। उन्हें हम सुबोध दादा कहकर पुकारते थे। वो 60-65 साल के थे, लेखक बता रहा है। उनका माथा गंजा था, वे अकेले ही झोपड़े में रहते थे और दरवाजे पर बैठकर कुछ न कुछ बातें करते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले है, ये सुनकर वे गुस्सा हो जाते थे। लेखक बता रहे हैं कि जब हम गांव में फिल्म की शूटिंग करने वाले थे तो ये सुनकर वो गुस्सा हो जाते थे और हमें देखकर चिल्लाते थे, फिल्म वाले आ गए, फिल्म उनको लाठियों से मारो। इस तरह से पूछताछ करने पर हमें लोगों ने बताया कि उनकी जो उनकी मानसिक हालत जो है, उनकी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, मानसिक रूप से वो बीमार थे। बाद में सुबोध दादा से हमारा अच्छा परिचय भी हो गया। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोक गीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते थे, वो साइकिल पे जा रहा है आदमी देखो। वो इस तरह से कहते रहते थे उनसे कि देखो वो साइकिल पर आदमी जा रहा है, देखो वो कौन है जानते हो, वो रूजवेल्ट है। अब देखिए बच्चों, रूजवेल्ट कौन था? रूजवेल्ट अमेरिका का 32वां राष्ट्रपति था और इसी ने
इन्हीं के कार्यकाल में अम, एटम बम के मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम हुआ था। फिर वो कहते हैं कि देखो वो चर्चिल हैं। चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। और उसके बाद वो बताते कि देखो वह हिटलर है। तो हिटलर जर्मनी के तानाशाह तथा नाजी पार्टी के लीडर थे। फिर बाद में वो कहते हैं कि देखो वो अब्दुल गफ्फार खान जा रहे हैं। इस तरह से वो लोगों को बताते, जबकि होता कोई नहीं था। अब बच्चों, अब्दुल गफ्फार खान कौन था? ये पख्तूनों के नेता थे और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे। इसलिए इन्हें बाद में भारत पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे, लेकिन इन जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो इन्हें अपना पूरा जीवन, बचा हुआ जीवन पाकिस्तान की जेल में गुजारा था और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो सभी उनके मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। तो ये सब जो वो सज्जन थे, वो सुबोध दादा जो थे, उन्हें वो ये सब सुबोध दादा इन सबको अपना दुश्मन मानते थे। जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। अब लेखक बता रहा है कि जिस घर में हम शूटिंग करते थे उस घर के पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा पागल और कभी कभार भाइयों और बहनों के आकर हमें राजकीय मुद्दे पर लंबा चौड़ा भाषण करता था और उन बार बार उनको परेशान करता था। जब उनकी शूटिंग शुरू होती थी तब भी वो उनका भाषण अपना भाषण शुरू करता था और इस वजह से उनका साउंड भी प्रभावित हो जाता था। तो इस तरह से जो धोबी के जो रिश्तेदार थे उन्होंने उनकी मदद की। यदि वो मदद नहीं करते तो शायद उनके लिए वो सिरदर्द बन सकता था, लेकिन धोबी के घर वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने उनकी मदद की और उसको हमेशा वो दूर ले जाते थे शूटिंग के समय। जिस घर में हम पथेर पंचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर ले लिया था और उस घर की मरम्मत करके उसके शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लगा। अब लेखक बता रहे हैं कि जिस घर को हमने किराए पर ले लिया था वो बिल्कुल ध्वस्त अवस्था में था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे और हमने उस घर को भाड़े पर लिया था। तब हमने उस घर की शूटिंग मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाया और मरम्मत करवाई। तो लगभग 1 महीना तो मरम्मत में ही लग गया। उस घर के एक हिस्से के पास में एक एक बहुत सारे एक के बाद एक कमरे थे, लेकिन हमने वो कमरे फ़िल्म की शूटिंग में नहीं लिए, क्योंकि उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग का सामान था, रिकॉर्डिंग मशीन थी, साउंड रिकॉर्डिंग थे, साउंड रिकॉर्ड होता था। तो इस तरह से बहुत सारे कमरों में हमारा सामान था। तो हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू वहाँ पर बैठा करते थे एक कमरे में। हम शूटिंग करते वक़्त उन्हें नहीं देख सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ हम सुन सकते थे। तो हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते थे कि साउंड ठीक है या नहीं? तो बाबू, जो भूपेन बाबू थे, वो हमें अंदर से हाँ या ना का जवाब देते थे। लेकिन एक दिन की बात है, लेखक बता रहा है कि शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कि मैंने कहा साउंड ठीक है या नहीं, तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। एक बार फिर से पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है या नहीं? इस बार भी जवाब नहीं आया। तो जैसे ही हमने उनके कमरे में जाके देखा तो एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। तो वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे। लेखक बता रहे कि हम जैसे उस कमरे में गए तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे में आया हुआ था और भूपेन बाबू सांप को देखकर घबरा गए थे। तो लेखक बता रहा है कि घबरा गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। वह सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के बाद हम उसे मार नहीं पाए। वह वास्तु सर्प था, यानी कि वास्तु सर्प यानी कुल देवता था। इस प्रकार बहुत दिनों से वहां पर वह रहा भी था और इस प्रकार हमने परेशानियों को झेलते हुए पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग पूरी की। लेखक बता रहे हैं कि इस तरह से वह सांप वहां पर बहुत दिनों तक रहा, हम उसे नहीं मार पाए और इस तरह से हमने परेशानियों को झेलते-झेलते पत्थर पांचाली फ़िल्म की शूटिंग शुरू की, पूरी की। और ये शूटिंग की जो फ़िल्म की शूटिंग थी वो लगभग 1 ढाई साल तक चली थी। तो बच्चों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।